लाइक जब मैं 12th बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हो गए थे उसके बाद तो मैं महीनों तक लगभग CUT खत्म नहीं हुआ था, तो दिन भर लगभग 8-9 घंटे गेम ही खेलता था मैं। तो इतना एडिक्टिव हो चुका था, लाइक वो फ्री फायर आया था तो उसमें स्किन्स होती है ना खरीदने के लिए, तो कोई भी नया कैरेक्टर आता था उसकी स्किन खरीदने के लिए या फिर उसका कुछ टूल खरीदने के लिए या उसके गन्स खरीदने के लिए, तो अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के पैसे उसमें डालता था, अराउंड 10,000 प्लस। मैंने उसको मना किया कि मैंने नहीं मत कर, लेकिन उसने फिर भी वो माना नहीं। क्यों नहीं माना वो? क्योंकि पहले तो उसको लोन उतारना था तो वो और उसमें धंसता चला गया, और दूसरी उसको लत लग गई थी। एक दिन में कम से कम 10-10 हज़ार रुपये, 13-13 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये कम से कम बस। कि मैं इतना खो गई थी उस गेमिंग एप्लीकेशन में कि जब वो 4 लड़के उसी गेम में मेरा रेप कर रहे थे तो मुझे फिजिकली सेंसेशन फील हो रही थी उसके चक्कर में कितने लोगों ने सुसाइड भी किया, कितने लोगों ने लॉस भी खाया, परिवार बर्बाद हो गए। क्या आपके घर में भी है कोई ऐसा जो पूरा दिन ऑनलाइन वीडियो गेम खेलता रहता है, या फिर आपका कोई दोस्त या आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा? क्या होगा अगर एक दिन सडनली आपको पता चले कि वही ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने वाला शख्स ऑनलाइन गेम में 20,000 रुपए हार गया और पता चलने के डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली? नमस्कार, देश कनेक्ट के इस एनालिटिकल एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। ऑनलाइन गेम्स का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि ये भी कोई बात हुई, ऐसे थोड़ी ना हर किसी के पास हजारों रुपए हैं, और जिसको मैं जानता हूँ उसके पास तो 1,000 ही नहीं है। घर वालों से 100-200 रुपए लेकर तो काम चलाता है, वो क्या ही पैसों का नुकसान करेगा, है ना? लेकिन ट्यूशन की फीस या कॉलेज की फीस या असाइनमेंट के नाम पर घर से पैसे लेकर, घर से पैसे चुरा कर या फिर किसी से झूठ बोलकर पैसे लेकर उन पैसों को गेम में लगा दिया तो क्या नाम है आपका? लव कौशिक। लव ऑनलाइन गेम खेलते हो आप? हाँ खेलता हूँ ना। दिन में कितने घंटे लगभग मैक्सिमम तुमने किस दिन सबसे ज्यादा गेम खेला है, कितने घंटे तक? लाइक जब मैं 12th बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हो गए थे उसके बाद तो मैं महीनों तक लगभग CUT खत्म नहीं हुआ था, तो दिन भर लगभग 8-9 घंटे गेम ही खेलता था मैं पूरी राइट पर। मम्मी पापा कुछ घर पे कोई कुछ बोलता था कि इतना देर तक घंटे फोन में लगे हुए हो? हाँ, उनको बता ही नहीं था, रूम सेपरेट था तो सो जाते थे। मैंने कहा ना नाइट में खेलता था। तो आपकी ऐसे पहले कोई हॉबी थी जिसका टाइम ये गेम ले गया? पहले कोई थी हॉबी? हाँ, पहले मैं गिटार बजाता था लेकिन फिर वो छूट गई थी धीरे धीरे, क्योंकि फिर मेरे को गेमिंग ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। लाइक उससे डोपामिन बहुत क्रिएट होता है। लाइक आप एक गेम खेल रहे हो, बहुत हार्ड गेम है, उसमें आप 100 कॉम्पिटिटर्स खेल रहे हैं आपके, तब उनके बीच आप जीतते हो तो एक जो डोपामिन, जो एक एनर्जी, जो टेस्टोस्टेरोन फील होता है ना, वो लाइक कोई लेवल मैच बहुत कम हो सकता है उससे। बहुत लाइक हैप्पीनेस मिलती है उससे, प्राउड फील होता था। तो क्या लगता है कि आजकल कितने लोग, मतलब अगर क्लास में आपके 10 लोग हैं तो 10 में से कितने लोग गेम खेलते हैं? 7-8 और 7-8 में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा लगा के, जैसे कोई PUBG खेल रहा है तो उसमें बेटर यूनिफॉर्म के लिए, टूल्स के लिए पैसा लगाते हैं? कितने लोग ऐसे होते हो? 1 or 2। लाइक एक ग्रुप में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो बहुत पैसे लगाता था। अच्छा, आपने कभी ऐसे किसी दोस्त के बारे में, कोई अननोन बंदे किसी के बारे में सुना है, किसी और से सही, जिसने बहुत पैसे लगाए हो, लूज किए हो? ऑफ कोर्स, बेस्ट फ्रेंड था तो इतना एडिक्टिव हो चुका था। लाइक वो फ्री फायर आया था तो उसमें स्किन्स होती है ना खरीदने के लिए, तो कोई भी नया कैरेक्टर आता था उसकी स्किन खरीदने के लिए या फिर उसका कुछ टूल खरीदने के लिए या उसके गन्स खरीदने के लिए, तो अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के पैसे उसमें डालता था, अराउंड 10,000 प्लस। 10,000 प्लस? हाँ। और इससे बड़ा अमाउंट कभी सुना है किसी ने डाला है नोन में? लाइक डालते हैं, लाइक न्यूज़ में सुना है, फिर मैंने न्यूज़ वगैरह में सुना है, पेपर वगैरह में पढ़ा है। कुछ लाइक ऐसे गेम भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल रमी सर्कल हो गया या फिर लाइक ड्रीम 11 हो गया, उसमें तो लाइक पर डे लोग लाख रुपए लाइक लूज कर देते हैं। किसी ने कोई फ़ोन लिया हो जब सिर्फ इसीलिए कि गेम खेलना है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, ऐसा कभी सुना है केस कोई? तो वहाँ पे एक दीदी थी। एक तो लाइक ये थोड़ा अलग होता है कि दीदी लोग इतना गेम खेलते नहीं हैं, लड़कियाँ लोग, लेकिन वो लोग उन्होंने थोड़ा लाइक झूठ बोल के उन्होंने मोबाइल लिया, लैपटॉप वगैरह लिया, फिर वो गेमिंग करते थे चीज़ों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए थे गेम से। मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑफलाइन गेमिंग वो ऑफलाइन में करता था, तो उसने पहले स्टार्टिंग में 3 लाख की प्रोफाइल बनाई, ठीक है, मतलब 3 लाख ने उसने करा। देन 3 लाख की प्रोफाइल करा के उसने एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश करी। फाइनल्स वगैरह रहते हैं ना, और जो फाइनल्स जितने बड़े मैच होते हैं उतने ही वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं ना, जोकर मैच हो जाते हैं, कभी भी पत्ता पलट सकता है। तो उसने समथिंग अपने 3 लाख रुपए के, मुझे नहीं पता उसने क्या किया था, बट उसने एक बहुत अच्छा अमाउंट पे डाला था। एंड मतलब बंदे ने 3 लाख रुपए, आज मैं प्लस में बैठा हूँ, नेक्स्ट डे मैं 10 लाख रुपए माइनस में चला। ऐसा है ना कि ये चीज़ बहुत गंदी है, एडिक्टेड है। मैंने उसको मना किया कि मैंने नहीं मत कर, लेकिन उसने फिर भी वो माना नहीं। क्यों नहीं माना वो?
क्योंकि पहले तो उसको लोन उतारना था तो वो और उसमें धंसता चला गया, और दूसरी उसको लत लग गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा कमाना कहीं से भी आना चाहिए। तो जब आपने देखा कि पहले उसने 3 लाख डाले, उसके बाद अगले बार उसको 10 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको उसके बिहेवियर में, उसके रिलेशंस में कुछ चेंज दिखाई दिया? बहुत चेंज हुआ है बीच में, मतलब जब उसके साथ ऐसा हुआ था बहुत कट रहने लग गया था, फैमिली से तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया था, और खुद से भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि अपने आप से सबसे एक अलग ही उसने अपने आप को कैप्चर कर लिया था, डिप्रेशन में था। बट हम कुछ दोस्त थे, उनको मिलाया, हेल्प करी, पैसों मतलब सब मनी भी हेल्प करी। ये जरूरी नहीं है कि कोई लाखों का नुकसान करने पर ही आत्महत्या करे। ग्वालियर में एक गरीब किसान के इकलौते बेटे ने ऑनलाइन गेम में 35,000 रुपए हारने के बाद अपनी जान दे दी। सिर्फ 16 साल का था विकेश, जिसे ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। मरने से ठीक पहले उसने घर पे फोन करके कहा था कि मैं बस घर आ ही रहा हूँ, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचा। और अगर यही बात है कि बच्चों के पास लाखों रुपए नहीं होते, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्या नाम है आपका? शाबाज। शाबाज, कहाँ के रहने वाले हो? हम बिजनौर के। बिजनौर, यूपी। कौन सा गेम खेलते हो? राजा लक। इसमें पैसे आते हैं फालतू, 1000 डाल लो तो 5000 आते हैं। अभी तक कितने पैसे डाले आपने? मैंने कम डाल देंगे 1 लाख रुपए के ऊपर। कभी नुकसान भी हुआ है? हाँ, नुकसान भी होता है। जेब से जो होते हैं सब पहुंच जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। जिस दिन हार जाते हो उस दिन कैसा लगता है? अफसोस होता है, जेब से पैसे चले गए। तो आपको ये आपने जो गेम बताया राजा लक, ये किसने बताया था आपको? कहाँ से पता चला इसके बारे में? ये इसकी मैं कोई दोस्त ही लाया था हमारा ये। अब उसने हमें वो दिया अपना लिंक, तो हम उससे जुड़ गए। क्या बोला उसने? क्या है ये? गेम है, पैसे डाल लो, 100 रुपए के ऊपर जितने मन है आपके उतने डाल लो, 2000 3000 वही तो है। ये भी आ ही जाते तो आ जाते, चले गए तो चले गए, बस समझ लो। कभी ऐसा हुआ है कि जो पैसे हार गए उसके बाद ऐसा लगा कि यार अब पैसों की जरूरत है, यहाँ पैसे काम आने चाहिए? डाल दिए, फिर दोबारा भी डाल दिए। अगर एक बार हार गए तो फिर दोबारा डाल दिए कि ये वाले पैसे तो आ जाए, लेकिन वो भी पहुंच जाते हैं, फिर और ज्यादा टेंशन हो जाती है दिमाग में। घर में पता है कि गेम खेलते हो? नहीं, वो तो हमारी आपसी बात है, जब हम खेल लेते हैं। फोन का तो मामला यही सब। घर वालों को कभी नहीं बताया कि आज पैसे आ रहा हूँ? नहीं, घर वालों को ऐसा कुछ थोड़ी बताएंगे हम। अच्छा, एक दिन में कितने ज्यादा पैसे आ रहे हो? एक दिन में? एक दिन में कम से कम 10 हजार रुपये, 13 हजार रुपये, 15 हजार रुपये, कम से कम बस। इतने रुपए हार गए हो? हाँ, हिस्ट्री है मेरे पास तो, फोन में देख सकते हो। बिल्कुल यार, एक नंबर पे थोड़ी आईडी बना रखी है मैंने भी, 3 नंबर चला रखे हैं यार। लत बहुत बुरी है भाई इसकी। लखनऊ में 14 साल के यश ने अपनी मजदूरी करने वाले पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए फ्री फायर में लगा दिए, जो उन्होंने घर बनवाने के लिए पुश्तैनी जमीन बेचकर इकट्ठे किए थे। यश सारा पैसा हार गया और आत्महत्या कर ली। क्योंकि सुरेश यादव और उनकी वाइफ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका इकलौता बेटा यश ही पापा का फोन इस्तेमाल करता था। उसने इस नंबर से ऑनलाइन पेमेंट मोड एक्टिवेट कर दिया और फ्री फायर खेलने लगा। पहले परिवार को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सुरेश यादव इलाज के लिए हॉस्पिटल गए और पैसे की जरूरत पड़ी, तो 10,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गए, तो पता चला कि उनके अकाउंट में 1 भी रुपए नहीं है, और बैंक वालों ने बताया कि किसी ऑनलाइन गेम में उनका पैसा लगाया गया है। घर आकर जब पापा ने बेटे से बात की, तो बेटे ने कुछ नहीं बताया और दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। माँ ने रो रो कर बताया कि वो बेटे को बार बार ज्यादा फोन देखने पर टोकती थी, लेकिन यश हर बार बस यही कहता कि फोन पे कार्टून देख रहा हूँ। और पता है ये 500, 10,000, 30,000, 1 लाख टोटल कितने बनते हैं? लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए, जो भारत के युवा ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की भेंट चढ़ा देते हैं। आपको पता है कि कितने होते हैं 1,20,000 करोड़? ये जो आप देख रहे हैं, ये है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि है दिल्ली में, जिसकी लागत है 12,000 करोड़, जहां पे पूरे भारत से लगभग 50 लाख लोग हर साल अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हर साल दिल्ली एम्स जैसे 12 अस्पतालों का पैसा मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग ऑनलाइन गेम्स में लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल्दी से अमीर बनने की उम्मीद में, वो भी उस देश में जहां हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग इलाज ना मिलने की वजह से और हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। और लेकिन क्यों?
ऐसा क्या दिखता है उनको कि वो बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर डालते हैं? चलिए समझते हैं दिल्ली की फेमस साइकाइट्रिस्ट शिवानी कपूर से। So I am Shivani Kapoor. I am a counseling psychologist specializing in children and adolescent mental well-being. So 12 साल की मायरा मेरे पास लाई गई थी पेरेंट्स के द्वारा। तो जब वो पेरेंट्स आए थे तो मायरा मेरे साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं बना रही थी। उस जब बैठी और कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वो कर रही थी। और मम्मी के हाथ में जैसे मोबाइल था और पापा के हाथ में भी मोबाइल था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे था। क्या हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की हम बात कर रहे हैं, शायद उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक 12 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एक 12 साल का बच्चा फुली कनेक्टेड होता है, काफ़ी मैच्योरिटी इन द टर्म्स ऑफ एक बच्चा उस स्टेज पर होता है जहाँ पर उसके बारे में अगर बातचीत चल रही है तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम उसी के भले के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो कंप्लीटली उसका जो अटेंशन था वो ये था कि किस तरीके से मैं मोबाइल अपनी मम्मी से ले सकूं। तो बहुत ही कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग हो रही थी, कॉन्स्टेंटली थोड़ी सी देर में ये देखा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उठ करके उसने अपनी मम्मी से मोबाइल छीन लिया। कई गेमिंग अथॉरिटीज और कई गेमिंग उसके यहाँ तक कि अपने गेम्स को जब डिवाइस करते हैं, जब वो बनाते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि कितना अटेंशन स्पैन लग रहा है बच्चे का। क्या बच्चा अपनी नज़र उठा करके देख रहा है गेम से? अगर उसने नज़र उठा के देखी तो इसका मतलब मेरे गेम में मुझे कुछ इम्प्रोवाइज इस तरीके से करना है कि बच्चा गेम से नज़र ना उठा सके। दैट इज देयर माइंडसेट, बिकॉज उनको फुल 100% अटेंशन चाहिए कि जो भी उनका गेम खेल रहा है वो नज़र भी ना उठा के देखे, वो इधर से उधर भी ना देखे। दैट इज द काइंड ऑफ अटेंशन दे वांट फ्रॉम देयर कंज्यूमर्स। एंड actually sadly the consumers are these innocent minds, the children and the teenagers. ये situation alarming है कि आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, दोस्त हैं और पार्टी चल रही है और आप ही के लिए पेरेंट्स आपको लेके आए हैं और वहाँ पे भी आप अगर मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं। एक सोशल विड्रॉल एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है। ऑफ कोर्स जहाँ पर बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सो डील करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स के साथ, नेगोशिएट करते हैं कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मेरे को मोबाइल मिलेगा, या मैं नहाऊंगा तभी जब मुझे इतनी देर मुझे वॉशरूम में बैठने को मिलेगा विद द मोबाइल। सो कितने सारे केसेस हैं मेरे पास, कितने सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ ये डील करते हैं एंड देन दे आर इन द वॉशरूम फॉर 1 hour to 2 hours। सो ऑब्वियसली आप 1 से 2 घंटे वॉशरूम में आप बैठे हो कि मैं नहाऊंगा ही तभी या मैं खाऊंगा ही तभी, एंड जो पेरेंट है वो गिवन अगर कर रहा है इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल नहीं है, या पेरेंट्स आप गिवन कर रहे हैं और हम एक इजी वे आउट निकाल रहे हैं कि चलिए ठीक है दे देते हैं, नहीं तो टैंट्रम्स होंगे या फिर डिफायंस देखने को मिलेगी, या फिर सोशल सिचुएशन है, या पापा गुस्सा करेंगे चलो दे दो, चलो दादाजी गुस्सा करेंगे दे दो ना, बच्चे को मांग रहा है। बट इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको बहुत माइंडफुल होना होगा एज अ पेरेंट कि क्या हम सही कर रहे हैं। धोबी है, ठीक है, अब धोबी का बेटा है, ही इज अराउंड 16 years of age। अब 16 साल का बच्चा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोन। वो करता है काम, ऐसी बात नहीं है, वो गाड़ियाँ साफ करता है, वो प्रेस करता है कपड़े, वो बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसके साथ एक 16 साल का वेरी स्मार्ट बॉय, लेकिन वो भूल जाता है। क्या भूल जाएगा? कपड़े कहाँ से लेने थे मुझे, किसको देने थे, वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाता है? वो ऐसा नहीं है, उसको कोई डेवलपमेंटल कंडीशन या कोई इस तरीके का इशू नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो भूल जाता है, अरे मुझे तो 11 बजे पहुंचना था या मुझे इस टाइम पे पहुंचना था, तो वो भूल जाता है वो चीज़ें करना। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें कॉग्निशन आपका चला जाता है और इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम सेंस चला जाता है और बहुत सारी चीज़ें
जो आप प्रायोरिटी पे करते थे पहले, तो आपका जो डेली रूटीन है वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। आज के कितने युवा ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसे हुए हैं। कोई लाखों के कर्ज में डूबा हुआ है तो कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो बैठा है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी हमने समझा कि कैसे ऑनलाइन गेम्स हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं और कैसे ये आदत आगे आने वाली जनरेशन को मेंटली अनस्टेबल बना रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में फंस चुके हैं या फिर आपके साथ किसी भी तरह का गेमिंग फ्रॉड हुआ है और आपके पैसे इसमें फंस चुके हैं तो क्या करना चाहिए? क्या आपके पैसे वापस मिल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? आइए इसके पीछे की पूरी कानूनी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए बात करते हैं जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट आदर्श सिंघल से। 50,000 लगाए, लाख रुपए भी जीत लिए धीरे धीरे। यानी एक साथ तो आप 50 लाख रुपए हारोगे नहीं, कुछ अमाउंट जीतोगे भी। आपने 50 लाख रुपए हारे, आप शांत बैठ गए और आपने कहा जी ठीक है अब हार गए, आगे से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। 2-4 महीने का डिप्रेशन का एक प्रोग्राम होता है, डिप्रेशन से बाहर आए, अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आपको पता लगता है कि जो अमाउंट में जीता वो किसी साइबर क्राइम का पैसा था। किसी पर्सन के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ, किसी पर्सन के साथ सेक्सटॉर्शन हुआ और जो क्रिमिनल था उसने भी गेम खेला। आपने किसी पर्सन के साथ साइबर क्राइम किया, 1 लाख रुपए की चोरी की और उसके बाद किसी गेमिंग एप्लीकेशन में गेम खेल के उस 1 लाख रुपए को लगा दिया। मैं भी गेम खेल रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए जीत गया, उस क्राइम का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। अब मुझे ये डिफाइन करना है कि मेरे पास जो पैसा आया वो लीगल मनी था, क्योंकि उसने जो FIR कराई वो पूरा घूमता हुआ पैसा मेरे पास आया और मेरे अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया, जबकि मैंने तो सिर्फ हारा ही हारा है गेम में पैसा। इस तरीके के भी केसेस हैं जहां पे गेम खेलना ही एक आदमी को क्रिमिनल बना देता है। और अक्सर सारे लोगों के साथ जो गेमिंग एप्लीकेशन में 90%, लगभग 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उनके इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना, किसी के साथ कोई नोटिस आ जाना, पुलिस ऑफिसर्स का कॉल आना कि ठीक है जी आप आइए, क्योंकि फ्रॉड का मनी रोटेट हो रहा है। आप सोचो, कोई लड़की गेम खेल रही है, कोई पर्सन उससे टच भी नहीं करता है, ना उसके आसपास कोई होता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता, 100 किलोमीटर तक कोई नहीं होता, फिर भी उसका रेप हो जाता है। इंग्लैंड का ये केस हुआ और ये नई दुनिया है, मेटावर्स की दुनिया, जिसमें एक 16 साल की लड़की ने एक रेप केस दर्ज कराया और ये कहा कि सब मैं एक गेम खेल रही थी जिसमें अवतार्स क्रिएट होते हैं। मतलब मेटावर्स में यही है कि आपका एक कैरेक्टर बना दिया जाता है, कैरेक्टर्स में आप बड़ा हो रहे हो, कैरेक्टर्स में उसी गेमिंग एप्लीकेशन में आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी, उसी में टॉप कर रहे हो, उसी में IIT जा रहे हो, उसी में आप प्रधानमंत्री भी बनना है आपको। उसी धीरे धीरे वो लड़की कॉलेज जाती है, बड़ी होती है, उसी के 4 दोस्त बनाती है उसी एप्लीकेशन में। वो 4 दोस्त मिलकर उसका रेप भी करते हैं और उसकी वो FIR दर्ज कराती है और पुलिस FIR को रजिस्टर्ड करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उसको नाम दिया जाता है वर्चुअल रेप। कि वो लड़की कहती है उस FIR में कि मैं इतना खो गई थी उस गेमिंग एप्लीकेशन में कि जब वो 4 लड़के उसी गेम में मेरा रेप कर रहे थे तो मुझे फिजिकली सेंसेशन फील हो रही थी उसकी। देखिए, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है उसके लिए तो वो प्लेटफॉर्म ही इलीगल है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि वो साइबर क्राइम नहीं हुआ क्योंकि आपने कंसेंट दी, आपने पैसा हारे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में आजकल जो चल रहा है वो ये है कि आपने 5 लाख रुपए का कोई बैट किया, 5 लाख रुपए हार गए, आपने 1930 पे उठा के कॉल कर दिया जी मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया। पुलिस भी उसको इन्वेस्टिगेट करती है। आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग विषय है, क्योंकि आपको कोर्ट में केस भी करना है, आपको ये भी प्रूफ करना है कि हाँ वो 5 लाख रुपए मेरा पैसा था, जेन्युइन था, मैंने टैक्स भी भरा उसमें, उसके बाद इस तरीके से मेरे साथ क्राइम हुआ। लेकिन अगर वो किंग पिन पकड़ा जाता है, वो गेमिंग एप्लीकेशन का कोई भी सिस्टमेटिक कोई पर्सन पकड़ा जाता है, तो हाँ ये चांसेस, हाई चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पुलिस उस पैसे की रिकवरी करवा के आपको देती है। अब बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन है जैसे महादेव बुक, रेडी अन्ना, फेयर प्ले, परी मैच और भी बहुत सारे, जितने के भी नाम लें, गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट बना रखी है। बनेक्स बैट, ये जो नेहा शर्मा फिल्म स्टार से, ये एक और विश्व सुंदरी कौन थी वो उर्वशी राउतेला, वो मैडम अभी ईडी की चक्कर लगा रही हैं, वो भी करते हैं एक, और शिखर धवन, सुरेश रैना, इनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। अरे गेमिंग एप्लीकेशंस का ऐड करते थे।
ये लोग, और उसके चक्कर में कितने लोगों ने सुसाइड भी किया, कितने लोगों ने लॉस भी खाया, परिवार बर्बाद हो गए। तो वही है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई भी घटनाक्रम हुआ है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाएं, क्योंकि नए कानूनों में भी विक्टिम सेंट्रिक ये कानून है। विक्टिम सेंट्रिक का मतलब ये कि अगर आप यूज़र हैं उस गेमिंग एप्लीकेशन के, तो आपके अगेंस्ट में क्या सज़ा है, कोई भी प्रावधान उस एक्ट में नहीं किया गया। मतलब खेलने वाले को कोई सज़ा नहीं है। ऐसे दो कौन से एज ग्रुप हैं जो सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं? कौन से ग्रुप है वो? मतलब 12 से 15 साल वाले हैं या 20 से 25 वाले हैं? दो ग्रुप, एज ग्रुप ऐसे कौन से हैं जो सबसे ज्यादा गेम खेल रहे हैं और इसमें पैसा लगा रहे हैं और गंवा रहे हैं? मतलब मेरे पास जो केसेस आए, वो एक तो है 18 से लेकर और 30 साल तक वाले, वो उस जोनर के, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है घर परिवार से, एक दो लोग जॉब भी वगैरह करने, और एक आए 60+ वाले, रिटायरमेंट वाले। वो रिटायर हो गए, उनके पास रिटायरमेंट का पैसा भी है, अब उनको घर पे रेस्ट करना है, रील देखने का शौक हर व्यक्ति को लग गया, चलिए ठीक है ट्राई कर लेते हैं, घर बैठे हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी थोड़ी मेहनत करके क्या पता गेम में पैसे ही मिल जाए। वो उन लोगों के साथ भी बहुत फ्रॉड होता है। इंडिया में कौन सा गेमिंग एप्लीकेशन लीगल है? लीगल होता तो रोहित शर्मा की पोस्टें क्यों हटाता ड्रीम 11? क्यों अपने इंस्टाग्राम पे से सारी पोस्टें हटाता? चलाओ ना, ड्रीम 11 से बड़ा तो कोई नहीं है। अगर लीगल होता तो मनी ऑपरेशंस बंद क्यों करता? क्यों रोहित शर्मा जी कहते हैं नहीं अब तो क्रिकेट ही खेलूंगा, अब नहीं करूंगा गेमिंग एप्लीकेशन का ऐड? कोई नहीं कर रहा। अब कहां गए सारे फिल्म स्टार्स, कहां गए एक्टर सारे? सब कुछ इलीगली था, इसीलिए चला रहे थे। रेगुलेट, और जो नया कानून आया है उसका नाम भी इन्होंने बैन ऑफ गेमिंग एप्लीकेशन नहीं रखा, इन्होंने रखा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग। हम प्रमोट भी करेंगे लेकिन रेगुलेटेड वे में, जो रेगुलेटेड कभी था ही नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके कि ठीक है जी हम गेम ऑफ स्किल है, और गेमलिंग चला रहे थे। अपने जो अश्विनी वैष्णव जी है, मंत्री जी, उन्होंने तो ये कहा कि टेरर फंडिंग करवाते हैं। और एक केस में बताऊं, बिल्कुल अजीब सा केस, एक लेडी मेरे एक राजस्थान का ही कोई लेडी थी, JNK में कोई मिनिस्ट्री में कोई जॉब करती थी, वो आई कि जी मेरे ऊपर 12 लाख रुपए की कंप्लेंट है, FIR रजिस्टर्ड है। और आप देखिए इस केस को, आप करिए, पूरा मनी ट्रेल निकाला, सारी चीज़ें निकाली, हमने देखा भी 12 लाख आए कहाँ से आपके पास। 12 लाख आए लेकिन अकाउंट में होल्ड हो गए, आए कहाँ से, क्या हुआ? तो कोई एक एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड किया, उस एप्लीकेशन में क्या था, आपको फ्रूट्स खरीदने होते थे। आप फ्रूट खरीदोगे, ठीक है, आपने 1 किलो कोई ऑरेंज खरीदा, अब उसकी रेटें बढ़ रही हैं और 1 किलो ऑरेंज की रेट हो रही है 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। मतलब वो ऑरेंज के नाम पे ट्रेड करवा रहे, इसी को गेम का नाम दे दिए। धीरे धीरे पता लगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात की तो बाद में पता लगा कि साहब ये स्लीपर सेल्स को फंड करने का तरीका था, कि एक गेमिंग एप्लीकेशन बनाया जो स्लीपर सेल्स के लिए था, कि वही लोग उस गेमिंग एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन में जीते थे जिनको फंडिंग करवानी होती थी। भाई इस आदमी के घर में हमें पैसा पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएं? ठीक है, इस गेम में जीतेगा, यहाँ से गेमिंग का विड्रॉ इस तरीके से रहेगा जिससे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और फिर मंत्री महोदय ने आके कहा भी पार्लियामेंट में, टेरर फंडिंग होती थी इस गेमिंग एप्लीकेशन से, टेरर फंड को रोटेट किया जाता था। तो ऐसे क्या स्टेप उसको लेने चाहिए एटलीस्ट, ताकि कोशिश तो कर सके वो अपना पैसा रिकवर कर दे? कैसे, कौन से 4-5 कौन से स्टेप होंगे? सबसे पहले तो उस गेमिंग एप्लीकेशन के अगेंस्ट में कंप्लेंट डालो कि इसने मेरे को इस तरीके से प्रलोभन दिया, इस तरीके से लालच दिया, इस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया और बाद में मेरे साथ स्कैम किया। जिस तरीके से इन्होंने बताया वो तरीका इनके पास था ही नहीं, और ये गेमिंग एप्लीकेशन के अगेंस्ट में FIR दर्ज कराओ, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस तो चाहती है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो तैयार बैठी हैं कि कोई आए तो सही, ये बताए हमें कि साहब ये गेमिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पे इनका ऑफिस है, ये इसका मालिक है, हम लाएंगे ना उसको अरेस्ट करके। कि एक जैसे एक बंदा है शाहबाज नाम का, और उसने कोई राजा लक नाम का गेम डाउनलोड किया और वो 1 साल के अंदर 3 से 4 लाख रुपए हार चुका है। अब उसे समझ आ चुका है कि मैं इसमें जीतने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो पहले जीतता रहा, हारता रहा। अब अगर वो 3-4 लाख रुपए हार चुका है 1 साल के अंदर, तो अब उसको आगे क्या करना चाहिए? उसको जब पता चल चुका है कि ये स्कैम है, तो आगे क्या स्टेप्स होंगे? उसको कुछ नहीं करना चाहिए। उसको पहला तरीका तो ये कि उसको जो हार गया है वो पैसे,
उसको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो गेमिंग एप्लीकेशन में जो वो पैसा हारा, जिस भी गेमिंग एप्लीकेशन में वो जो भी आपने नाम लिया राजालक वगैरह, ये सब ये बिल्कुल फेक फर्जी एप्लीकेशंस हैं। तो इनमें गेम खेलना भी एक तरीके से आपको अपराधी बना सकता है, बहुत सारे हर स्टेट के लॉ से। अब वो चाहता है जी नहीं मेरे साथ तो स्कैम हुआ है। स्कैम अलग चीज़ है, लॉस बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर उसको लगता है उसके साथ स्कैम हुआ, उसने पैसा कुछ लगाया किसी प्लेटफॉर्म में लगाया, क्योंकि ऐसा भी प्लेटफॉर्म्स हैं कि मैं लगा रहा हूँ, मेरे को स्क्रीन पर दिखा रहा है वो पैसा, मैंने 5,000 रुपये लगाए, मैं 10,000 रुपये जीत गया और मेरे को स्क्रीन पे वो 10,000 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन विड्रॉल नहीं हो रहे अकाउंट में। इस तरीके से उन्होंने कहा जी आप 20,000 इसको कर लीजिए, फिर एक साथ हम आपको दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। अगर इस तरीके के स्कैम का पार्ट है तो आप 1930 पे रिपोर्ट करें, पुलिस स्टेशन में जाके FIR कराएं कि जी मेरे साथ इस तरीके से स्कैम हुआ है। किसी गेमिंग एप्लीकेशन पे आया और गेमिंग एप्लीकेशन में इस गेमिंग एप्लीकेशन ने मेरे साथ, इस एप्लीकेशन ने मेरे साथ स्कैम कर लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप एज ए विक्टिम भी, एज ए यूजर भी जा सकते हो। अगर आपका कोई गेमिंग एप्लीकेशन विड्रॉल नहीं दे रहा है, लॉस के लिए तो आप FIR करा ही नहीं सकते, क्योंकि लॉस प्रॉफिट तो एक अलग ही मैकेनिज्म हो गई। स्कैम के लिए आप FIR करा सकते हो, क्राइम के लिए, फ्रॉड के लिए आप FIR करा सकते हो, और वही तरीका है पैसा रिकवर करने का। लेकिन फेक FIR बहुत हो रही हैं। 2 लाख रुपए कोई बंदा गेम में हारा साइबर क्राइम की, क्योंकि साइबर क्राइम की कंप्लेंट कराना फेसबुक ID बनाने से भी ज़्यादा आसान है। 1930 पे कॉल किया, एक FIR पे एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई। दिल्ली जैसी जगह में तो 1 लाख से ऊपर का फ्रॉड है, ऑटोमेटिकली FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये है रिकवरी का यही तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, एक FIR कराइए, और FIR के बाद कोर्ट से एक रिकवरी का प्रोसेस 503497 की एक एप्लीकेशन होती है, वो लेयर सिस्टम में वो अमाउंट फ्रीज होता जाता है और उस रिकवरी की एप्लीकेशन से आपको पैसा मिल जाता है। जैसे अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किए हैं, ठीक है, और क्या क्या परमिशंस उसको मुझे देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए? जो फेक गेमिंग एप्लीकेशन है उनको परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी ले लेते हैं आपके। पिकासो, कैस्टल, ये जो मूवी एप्लीकेशन हुए और ये गेमिंग एप्लीकेशन, परमिशन वो गेमिंग एप्लीकेशन लेता है जो लीगल है। लीगल एप्लीकेशंस परमिशन लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स उनको फॉलो करने होते हैं। पिकासो, कैस्टल जैसे और भी गेमिंग एप्लीकेशन किस भी ले लो, ये तो मूवी वाले हैं, ये कोई परमिशन थोड़ी लेते हैं, सारी इनके पास होती है। उस अलाउ का पॉपअप लगाने से थोड़ी ना ये हमारी बात मान रहे हैं, हम कौन सा वो लॉक सिस्टम थोड़ी है, वो अलाउ का पॉपअप, ये तो चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहने के लिए कि हाँ हम इस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन लॉज को फॉलो कर रहे हैं। सारी परमिशंस ऑटोमेटिकली लेते हैं। तो जैसे कि लॉज तो बन गए, कानून बन गया, सेक्शंस बना दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, लेकिन क्या पुलिस भी उतनी ही इन्वेस्टेड है इस चीज़ में? पुलिस उस चीज़ को इतना सीरियसली लेती है, गेमिंग जो फ्रॉड्स हैं इनको? 100% लेती है, अरेस्ट भी करते हैं। ED है, CBI है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। पुलिस इज ओनली द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना, बहुत सारी पुलिस के अलावा और भी ले रहे हैं सारे। लेकिन एक ये है कि वर्क फोर्स, ये सब इनका इशू रहता ही है कि पुलिस में टेक्निकल लोग बहुत कम है, मतलब बीटेक करके नहीं चाहेगा ना कोई, बहुत कम लोग हैं जो चाहेंगे कि ठीक है इंडियन पुलिस सर्विस हम ज्वाइन करें। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं जनरली कि लड़ना आपको टेक्निकल लोगों से है, आपके पास टेक्निकल टीम है नहीं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का आपके पास अभाव है। फिर भी जितना मेहनत हो पाती है उतनी करते हैं, बहुत सारी जगह पे नहीं कर पाते हैं, और 90% केसेस में जो एक्चुअल साइबर क्राइम है या गेमिंग का क्राइम है, फ्रॉडस्टर्स नहीं पकड़े जाते। ये पकड़ते सिर्फ यूजर को है, कोई पैसा जीत गया जी, कोई एक अपनी ब्रांच चला रहा है, वहां तक ये अरेस्ट कर पाते हैं। मैन किंग पिन को तो बहुत कम पकड़े गए होंगे, सब दुबई, लाओस, कंबोडिया बैठे हैं। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो बैठ के इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री को इलीगली प्रमोट कर रहे हैं? कौन सी कंट्रीज है? श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, दुबई, नॉर्थ कोरिया भी, चाइना। स्टेट फंडेड साइबर ग्रुप है ना, जैसे साल टाइफून वगैरह जो है, चाइना के हैकर ग्रुप है, ये सब यही काम करते हैं। पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है इनके पास, और सिंडिकेट बना रखा है सारे लोगों, जितने भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, जितने भी चल रहे हैं इंडिया में,
जैसे महादेव बुक के ही लगभग 200 एप्लीकेशंस हैं। पहले लोटस आता था, एक बनेक्स बैट आता था, बहुत सारे एप्लीकेशन, ये सब उसी की ब्रांचेज हैं, इन्होंने बना रखे हैं। सब दुबई श्रीलंका में बैठते हैं क्योंकि वहाँ रेगुलेटेड गेमिंग लॉज हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट, जो प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, इसके आ जाने के बाद जो सरकार कहती है जी ये गेमिंग एप्लीकेशन सही हैं, 3 कैटेगरी इन्होंने बना दी, सोशल एंड एजुकेशनल, ई स्पोर्ट एंड ऑनलाइन रियल मनी गेम। ऑनलाइन रियल मनी गेम बिल्कुल बैन। ई स्पोर्ट की कैटेगरी में आपके पास पार्टिसिपेशन फीस है, पार्टिसिपेशन फीस के बाद प्राइजिंग मनी है। इस कैटेगरी में अगर आप गेम खेलते हो तो सेफ है, अदरवाइज गेम खेल, हालांकि सरकार नहीं कहती गेम खेलने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वे में कार्रवाई उन्हीं के अगेंस्ट में होनी है। दुबई जाके तो पुलिस पकड़ने से रही, जो गेम खेल रहा है ठीक है जी, आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स हैं, अरेस्ट करो। ऐसी ही एफआईआर होती हैं, सिर्फ ऐसी ही एफआईआर हो रही है। आज हमने देखा कि कैसे मनोरंजन के नाम पर शुरू हुए ऑनलाइन गेम्स भारत के युवाओं के लिए एक जानलेवा जाल बनता जा रहा है। हमने गेमर्स की आप बीती सुनी, डॉक्टर शिवानी कपूर से समझा कि कैसे ये लत हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर रही है, और एडवोकेट आदर्श सिंघल से इस कानूनी भूल-भुलैया की हकीकत जानी। ये सिर्फ कुछ हजारों या लाखों रुपए के फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं है, ये बात है उन मासूम जिंदगियों की जो महज शर्म और डर की वजह से बुझ गई। ऑनलाइन गेमिंग जब जुए में बदलती है तो हार सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि देश के भविष्य की और कई परिवारों की होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको न सिर्फ इसके साइकोलॉजिकल और लीगल पहलुओं की समझ मिली होगी, बल्कि ये हिम्मत भी मिली होगी कि अगर आप या आपको कोई अपना इस दलदल में है तो वो अकेला नहीं है। याद रखिए, कोई भी डिजिटल हार आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपके इससे जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिटेल रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वज्रबट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। धन्यवाद।